नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा की जो कॉपियाँ हैं उसकी सीरीज़ का है थर्ड पेपर है। इसमें आप जनरल एप्टीट्यूड का कोई महत्व रहता नहीं है, तो हम आपको एथिक्स का पेपर करवाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉपी आई है इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए था और किस तरह से और प्रश्न को अपनी उसके डिमांड के अकॉर्डिंग परीक्षक जो होता है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे इसको चेंज कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था जिससे बेहतर अंक अर्जित किए जाए। क्योंकि परीक्षा हॉल में छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अब तैयारी करके तो सभी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो ये देखिए, एथिक्स का पार्ट सिर्फ इसमें करवाएंगे, एप्टीट्यूड ना करवा करके। आप एथिक्स का एप्टीट्यूड का कोई ज़्यादा महत्व रह नहीं गया, उसमें से सिलेबस में से हट गया। तो इस साल जो पिछले साल पीसीएस की परीक्षाएं हुई पैटर्न के अकॉर्डिंग वो भी हम सॉल्व कराएंगे, या वो भी हम इसमें दिखाएंगे आपको। तो चलो इसमें बात करते हैं। ये 2 मार्क्स के हैं, शायद 20 वर्ड्स लिखने हैं इसमें सिर्फ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा के महत्व की विवेचना कीजिए। तो अब यहाँ लिखा गया है, सत्यनिष्ठा किसी चीज़ से पूर्ण रूप से जुड़ा रहना तथा आंतरिक सुसंगति है। लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व निर्णय में ईमानदारी, जवाबदेही एवं वस्तुनिष्ठता का होना चाहिए। अब इसमें लोक प्रशासन की सत्यनिष्ठा, प्रशासन में सत्यनिष्ठा के महत्व को बताया गया है। तो थोड़ा सा इसको परिभाषा के तहत लिखा गया, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था। 1 मार्क्स मिला है जैसे इसमें आप देख सकते हैं। इस तरह से हो सकता था कि इसकी लोक प्रशासन में क्या महत्व है। जन विश्वास की स्थापना हो सकती है सत्यनिष्ठा होने पर लोक प्रशासन में, जब प्रशासक ईमानदार। अब इसमें 20 वर्ड्स ही लिखने हैं, इतना बहुत था, लेकिन इसको इस तरह से लिखा जाता है, जन विश्वास की स्थापना होनी चाहिए थी, होती है। इसका महत्व यह है, जब प्रशासक ईमानदारी या पारदर्शिता से कार्य करते हैं तो वो जनता का सरकार पर विश्वास पड़ता है और बिना विश्वास के प्रशासन प्रभावी नहीं रह सकता है और भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। सेकंड पॉइंट लिखा जाता है, इसका प्रभाव यह है, सत्यनिष्ठा से भ्रष्टाचार में कमी। सत्यनिष्ठ अधिकारी रिश्वत, पक्षपात या अनुचित लाभ से दूर रहता है, भ्रष्टाचार में अंकुश लगता है। इससे न्याय और निष्पक्षता का पालन होता है सत्यनिष्ठा होने पर, प्रशासन पर सत्यनिष्ठा होने पर। प्रभावी नीति क्रियान्वयन हो सकती है, लोक सेवा भावना का विकास होता है। तो ऐसी चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक संगठन में नागरिक घोषणा पत्र के क्या लाभ हैं? नागरिक घोषणा पत्र में नागरिकों को प्रशासन के कार्यों के सूचना व शिकायत निवारण किया जाता है। और सेकंड नंबर है, नागरिक घोषणा पत्र में से नागरिकों के को सूचनाएं प्राप्त होती है और शिकायत का निवारण होता है। ठीक है, इसके लाभ जा सकते हैं, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते थे। जैसे इसमें पारदर्शिता में वृद्धि होती है नागरिकों कि उसमें इससे जनता को यह पता चलता है कि कौन सी सेवा किस विभाग में कितने समय के लिए। बात इसमें ठीक कही गई है कि किस वो दी गई है, तो उसकी शर्तें और ये सब कुछ लिखी जा सकती है, इसलिए उसमें पारदर्शिता में वृद्धि आती है। उत्तरदायित्व बढ़ती है, यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाता है, क्योंकि तय समय और नियमों के अनुसार ही सेवा देनी होती है। नागरिक घोषणा पत्र में ये सब कुछ है, सिटीजन चार्टर में। जन शिकायतों में कमी होती है, क्योंकि स्पष्ट नियमों जो सेवाएं और उसमें स्पष्ट नियमों के अनुसार ही मिलती है, तो नागरिकों की सेवाएं कम रहती है। नागरिक घोषणा में जनता का विश्वास बढ़ता है। प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही से जनता का सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता है। सेवाओं में गुणवत्ता होता है। लोकतांत्रिक सरकारें मजबूत होती हैं। तो ये प्रश्न 1-1 मार्क्स दिया गया है इसमें। इसमें ऐसी चीज़ें लिखी जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अभिवृत्ति का अर्थ किसी वस्तु, विचार, धर्म तथा आदि के बारे में, तथ्य आदि के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक विचार या आचरण से लगाया जाता। ठीक है, यह दोनों प्रकार के नकारात्मक सकारात्मक होती है। ठीक है, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है। से क्या समझते हैं? इसका आंसर ठीक ही दिया है, लेकिन इसमें जो है एक ही वो दिया गया है, क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति है जो यह तय करती है कि वह किसी परिस्थिति
व्यक्ति के प्रति कैसा सोच और महसूस रखता है और व्यवहार करता है, ऐसी चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी, लेकिन मार्क्स एक ही मिला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार एक राजा के क्या नैतिक गुण होने चाहिए? 1.5 मार्क्स मिला इसमें। कौटिल्य के अनुसार राजा को शांत, न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी होना चाहिए, ठीक है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तो उसे प्रजा का संरक्षक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1.5 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में सहानुभूति के प्रभाव को बताइए। सहानुभूति में व्यक्ति दूसरे के भावों या दुखों विचारों के अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें स्व और पर का अंतर मिट जाता है, बिल्कुल ठीक है। वो उसमें बिल्कुल खोल जाता है, मतलब किसी की अगर समस्या है तो अधिकारी जो एक कर्मचारी है वो उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ करके स्व और पर का अंतर मिट जाता है उसमें, तो उसको उस भाव से वो काम करता है। तो इसमें सहानुभूति रखी जाती है। लोक प्रशासन में व्यक्ति किसी वर्ग विशेष की समस्याओं की सहानुभूति कर विश्लेषण करता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा जो अचानक घटित होती है उसे कहते हैं, और जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, आपदा पूर्व कार्रवाई, आपदा बाद पुनर्वास, राहत कार्यों का प्रबंधन ही आपदा प्रबंधन है। ठीक था, लेकिन मार्क्स इसमें एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 2 का है, 5 मार्क्स के होंगे। क्या भगवत गीता का निष्काम कर्मयोग लोक सेवकों की सभी दैनिक दुविधाओं का समाधान कर सकता है? सभी दैनिक समस्याओं का समाधान कर सकता है? अपना मत दीजिए। निष्काम कर्म योग जो है वो भगवत गीता में यही कहा गया कि आप कर्म करिए और फल की चिंता मत कीजिए। प्रमुख सिद्धांत है निष्काम का, मतलब आप उसके वो मत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। भगवत गीता में कहा गया है, इन्होंने क्या लिखा है कि भगवत गीता में कहा गया है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह प्रशासकों के लिए नैतिक दुविधा का समाधान कर सकता है। जैसे जब लोग प्रशासक किसी दुविधा में हो तो दोनों कार्य नैतिक हो, तब कानून के हिसाब से कार्य करना चाहिए और फल की चिंता नहीं, बल्कि क्योंकि इसकी व्याख्या संविधान में भी है। मतलब हाँ, मतलब गलत किसी को लाभ पहुंचाने, किसी के दबाव में अगर आप किसी को लाभ पहुंचाते तो उसमें अच्छे बुरे फल का आपको जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, ये कहा जाता। लेकिन प्रश्न की मांग ये है कि क्या नैतिक दुविधाओं का, सभी नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकता है, ये है। तो आपने अपनी राय देनी थी इसमें कि सभी नैतिक दुविधाओं का क्या समाधान निष्काम कर्मयोग जो सिद्धांत है भगवत गीता का वो दे सकता है। कहीं किसी विचारों के उसमें नहीं भी हो सकता होगा, ये आपने उसमें दर्शाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा के विषय पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन, नैतिक मार्गदर्शक के रूप में, अब इनने क्या लिखा है, अंतरात्मा व्यक्ति के अंतःकरण की आवाज़ होती है। जब व्यक्ति किसी नैतिक दुविधा में होता है तब व्यक्ति को अंतरात्मा की सुननी चाहिए। अंतरात्मा सामाजिक परिवेश एवं धर्म परिवार विशेष से प्रभावित रहती है। यह कुछ कार्यों में भौतिकतावादी नहीं होती है, ठीक है। अंतरात्मा मनुष्य के भीतर, एक्चुअली में इसका भीतर वो आंतरिक नैतिक शक्ति या आवाज़ है जो उसे बढ़ाती है कि क्या, बताती है कि क्या गलत है क्या सही है। मनुष्य के नैतिक निर्णयों में आचरण का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होती है। तो यहाँ प्रश्न भी अंतरात्मा की विषय पर चर्चा कीजिए लिखा गया, मार्गदर्शक के रूप में चर्चा कीजिए। तो ठीक है कि ये व्यक्ति को जैसे अगर कोई काम व्यक्ति कोई काम कर रहा है और वो उसके मन में ये लग रहा है कि ये अंतरात्मा से उनको सामने से वो कार्य कुछ और कर रहा है, लोक प्रशासन के संबंध में है सिर्फ, लेकिन अंदर से उसकी आवाज़ आती है कि ये गलत है, तो वो वही अंतरात्मा है। कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, वही कॉन्शियस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय एकता विषय योगदान की चर्चा कीजिए। अब यहाँ लिखा गया है स्वामी विवेकानंद नव वेदांत सिद्धांत के विद्वान थे, बिल्कुल ठीक है। स्वामी के अनुसार सभी धर्म एक समान है। एकता के बारे में स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति यह कहता है कि एक ही धर्म होना चाहिए, उसे मैं कहूँगा कि तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी, ठीक है। स्वामी के मार्गदर्शन से समस्त भारत विभिन्न समुदाय और धर्म एकता के सूत्र में बंधे हैं। अब उनका कहना था कि उनका जो एकता के बारे में उनके विचार थे स्वामी विवेकानंद के, तो उसको यहाँ दर्शाना था कि उनका योगदान क्या रहा था उसमें, राष्ट्रीय एकता के मामले में उनका स्वामी विवेकानंद का
आध्यात्मिक एकता का आधार। तभी विवेकानंद जी मानते थे कि भारत की एकता का मूल आधार आध्यात्मिकता है। भारत धर्म भारत की आत्मा है और भारत से इसी से भारत जीवित है। धर्म की सहिष्णुता में मानते सभी धर्मों का समान माना गया और कहा भी सभी सभी धर्म सत्य की ओर जाने के अलग अलग मार्ग बताते हैं। तो युवा शक्ति पर विश्वास किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी राष्ट्रीय एकता को लेकर के इसमें विचार उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय चेतना और आत्म गौरव के बारे में वो बताते थे, सामाजिक समरसता के बारे में। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी ऐड की जा सकती थी। वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषता बताइए, उसके दुरुपयोग से बचने की कुछ सुरक्षात्मक। अगर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया था, इसकी मुख्य विशेषता बतानी थी पहले, और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ तक है इसका, और दूसरा क्वेश्चन उसके दुरुपयोग से बचने के लिए क्या है कि उसके दुरुपयोग के बचने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त होंगे। लोगों को कुछ जो सूचना देने योग्य नहीं है, उसके अलावा सभी सूचनाओं का जनता तक पहुंच 30 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। गोपनीय सूचनाओं के आड़ में सूचना देने से कई बार मना किया जाता है। अब इसमें क्या बेहतर हो सकता था, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये विशेषता थी कि हर व्यक्ति का सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। उसके लिए समय सीमा तय कर दी गई, ये नहीं कि सूचना मांगी गई तो 1 साल बाद दोगे, नहीं, 30 दिन के अंदर देनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो उसमें 48 घंटे के अंदर आपको सूचनाएँ देनी है। तो ये विशेषताएँ थी इसकी। सूचना अधिकारी की नियुक्ति होती है, तब ये ठीक है, उसमें लिखा गया है सूचना अधिकारियों की, पीआईओ की, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अपील की व्यवस्था की गई है, आप उससे सहमत नहीं हैं तो ये उसकी विशेषता थी कि आप अपील कर सकते हैं उसके ऊपर। प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी होते हैं। और दंड का प्रावधान भी है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सूचना को इन क्राइटेरिया के बीच में 30 दिन के अंतर्गत और जो भी मापदंड बनाए गए हैं उसके अंदर आपको डिलीवर नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। तो अब इसके ये पहले प्रश्न का ये आंसर आता, और दूसरे प्रश्न में कुछ ऐसी सूचनाएं, गोपनीय सूचनाएं जो अपवाद धारा 8 में इसकी कुछ सूचनाएं ऐसी की है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों, विदेश नीति आदि के बारे में जानकारी मांगता है, तो आरटीआई के तहत उसको नहीं दिया जा सकता है। ऐसी चीज़ें, उसका प्रावधान दुरुपयोग से बचने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए। अनुचित या अत्यधिक मांग पर, इस पर मेरे को संशय है कि अत्यधिक मांग पर भी किया जा सकता है, क्योंकि अधिकारियों को परेशान करने के लिए ऐसी कई बार हो सकती है कि ऐसी अनुचित चीज़ें भी मांग ली जाती है। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, यह ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आप जानकारी मांग रहे हैं और उसकी सुरक्षा, निजता का जो प्रावधान है उसके बारे में अगर सूचना मांगी जा रही तो नहीं दी जा सकती, ऐसा है। ऐसे झूठी सूचना देने पर दंड, ऐसी चीज़ें जो है आप उसके बारे में लिख सकते थे। सॉरी, हम कहाँ थे, सूचना के अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये पार्ट 2, अच्छा, इसका 125 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स के आगे है। वर्तमान समय में प्रशासन के संदर्भ में पारदर्शिता के महत्व का वर्णन कीजिए। पारदर्शिता क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आधुनिक भारत एवं लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत लोक कल्याणकारी राज्य है। इस देश में प्रशासनिक ढांचा महत्वपूर्ण है। इस लोक प्रशासन में पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक है। जब एक विशाल जनसमूह को सार्वजनिक वित्त का मामला हो तो पारदर्शी होना आवश्यक है। यह लोक कल्याणकारी राज्य और सुशासन के लिए आवश्यक है। लोक सेवकों द्वारा किए गए निर्णय और महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित सभी पक्षों को सार्वजनिक करना या समाज की पहुंच तक रखना चाहिए। अब ये इसके प्रश्न की मांग क्या थी? प्रशासन के संदर्भ में पारदर्शिता के महत्व क्या है? ठीक है, अब ये पॉइंट वाइज है। पारदर्शिता से लोक प्रशासकों व शासन में भ्रष्टाचार कम होता है, ठीक है। पारदर्शिता से भेदभावपूर्ण नीतियों पर रोक लगती है, ठीक है। पारदर्शिता से भाई भतीजावाद कम होता है। सरकारी खर्च में कमी और सार्वजनिक वित्त व दुरुपयोग नहीं होता है। जनता का शासन के प्रति, लोक सेवकों के प्रति विश्वास बढ़ता है। अब इसका कॉन्क्लूजन, लोक प्रशासन में पारदर्शिता, सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र, डिजिटल माध्यमों व मीडिया के माध्यम से तथा सूचना के अधिकार जैसे कानूनों से हासिल किया जा सकता है, ठीक है। पारदर्शिता के उसमें बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य बताइए और इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए।
संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इनने क्या लिखा है, संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ अपनी भावनाओं को पहचान कर दूसरों की भावनाओं को जानने के बाद इन सभी तथ्यों का प्रबंधन करना ही संवेगात्मक बुद्धि है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको संवेगात्मक बुद्धि को एक डायग्राम के तहत स्वनियमन होना चाहिए, इसमें स्व प्रबंधन होना चाहिए, पर प्रबंधन होना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि तभी है। उपयोगिता, संवेगात्मक बुद्धि से व्यक्ति अपनी भावनाओं को जानने व उनका प्रबंधन करना जानता है। ठीक है, अपनी भावनाओं को जानता है और दूसरे की भावनाओं को और अपने के उस भावनाओं को प्रबंधन करना चाहिए। इससे व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म आदि के प्रति बुद्धिमत्ता से संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग कर निर्णय लेने में सहायता होती है। ठीक है, आज की गठबंधन सरकारों में राजनीतिक पक्ष सांप्रदायिक धर्म विशेष की विशेष रीतियों पर विचार, अध्ययन व संवेगात्मक बुद्धि का उपयोग कर लोक प्रशासक विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यह ऑफिस व अन्य साथियों के साथ समन्वय करने में कारगर उपाय है। ठीक है, कंक्लूजन है कि संवेगात्मक बुद्धि का उपयोग आज के तनावग्रस्त समय में लोक सेवकों को अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने व प्रशासनिक कार्यों को करने में सहयोग करता है। संवेगात्मक, आप दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे तो उनका मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो क्या उसकी मन में चल रहा है या उसको क्या एटमॉस्फेयर मिल रहा है, अगर आप उसी इसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हो तो आपका आउटकम जो है वो बेहतर निकलेगा। आप एक लोक प्रशासक के रूप में जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा गया कि संवेगात्मक बुद्धि क्यों, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्यों चाहिए कहीं पे, इसलिए पूछा है। अब ये क्वेश्चन छोड़ा गया है, लेकिन गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयाँ या पाप क्या है, उनका उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ तक तो 7 पाप जो थे वो बता देना था, अब उनका उदाहरण एक एक उदाहरण दे देना चाहिए था। तो 7 गांधी जी के 7 पाप क्या थे, तो वो थे सिद्धांत विहीन राजनीति थी, ऐसी राजनीति जिसमें नैतिकता और आदर्शों का अभाव हो। दूसरा था परिश्रमहीन धन है, बिना मेहनत का कमाया गया धन, भ्रष्टाचार और जुआ में जीता गया धन, ये भी उनके दूसरा पाप था। तीसरा है विवेकहीन सुख, ऐसा आनंद है बिला जिसमें नैतिकता और जिम्मेदारी का भाव ही ना हो। चौथा है चरित्रहीन ज्ञान, ऐसा शिक्षा है ज्ञान जो मानवता और नैतिकता से रहित हो। नीतिहीन व्यापार, व्यापार में बेईमानी, झूठ, मिलावट या शोषण करना, ये सब चीज़ें अगर होगी तो पाप ही माना जाएगा। तो नीतिहीन नहीं होना चाहिए, नीति के अनुसार ही व्यापार होना चाहिए, चरित्र हो तभी ज्ञान होना चाहिए। तो छठा है मानवताहीन विज्ञान, ऐसा विज्ञान विकास जो महत्व मानव कल्याण को सेंटर पर रख करके उसके अकॉर्डिंग विज्ञान की खोजें होती है। अन्यथा और ऐसी चीज़ें जो विनाशकारी होती है, उन चीज़ों का विज्ञान अगर वैज्ञानिक तरीके से आप अगर हासिल भी कर लेते हो तो ये एक सामाजिक बुराई या पाप के अंडर उन्होंने रखा है इसको। त्यागहीन पूजा है, केवल दिखावे के लिए पूजा करना जिसमें सच्ची श्रद्धा एवं आध्यात्मिक भावना न हो, ऐसी पूजा नहीं के बराबर है जिसमें त्याग ही ना हो। तो ये 7 जो थे पाप थे उनके। सिद्धांत नहीं हो जिसमें राजनीति, ऐसी राजनीति क्या करनी है। परिश्रम के बिना ही कमाया गया धन, वो पाप है, बुराई है। विवेक ही नहीं है तो सुख किस बात का। उसके बाद चरित्र ही नहीं है उसके पास तो ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। ये ऐसी चीज़ें उन्होंने कही है। इसका आंसर आप देख सकते थे। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप यदि आपको लोक सेवकों हेतु नैतिक आचार संहिता निर्मित करनी है तो आप किन 5 आधारभूत मूल्यों को प्राथमिकता देना चाहेंगे। यहाँ लिखा गया भारत बृहद लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य है। इस लोक कल्याणकारी राज्य की महत्वपूर्ण संस्था भारत की लोक सेवा है। ठीक है, सरदार पटेल ने कहा था कि लोक सेवा या प्रशासनिक सेवा भारत की स्टील फ्रेम है। ये कोटेशन ठीक है। लोक कल्याण के सभी कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए इन लोक सेवकों के कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी दी गई है। वैसे तो भारतीय लोक सेवकों के लिए कई नैतिक आचार संहिता बनाई गई है, लेकिन परंतु हमारे संविधान में वर्णित कानूनों और समय समय पर प्रशासनिक सुधार आयोगों से कुछ नैतिक कर्तव्यों का वर्णन किया जा सकता है। जैसे लोक सेवक क्या होनी चाहिए, उसमें जवाबदेहिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उस व्यक्ति पर कोई कार्य कर रहा है तो उसके प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
कि सॉरी मैं तब रह गया, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस व्यक्ति पर। और दूसरी है वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। लोक सेवक के एक गुण ये भी होना चाहिए कि उसको वस्तुनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। सत्यनिष्ठता होनी चाहिए उसको, ईमानदारी जिसको बोलते हैं। करुणा या दया से दया भी होनी चाहिए कुछ वंचित वर्गों के लिए, जैसे अपाहिजों के लिए या विशेषकर महिलाओं के, अन्य या सामाजिक पिछड़े व्यक्तियों के लिए, समाज के हाशिए पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए करुणा और दया भाव भी होना चाहिए, ताकि वो उस एंगल से जो है अधिकारी अपने कर्तव्यों का डिलीवर कर सके। तो उसमें करुणा या दया भी होनी चाहिए। तटस्थता होनी चाहिए। पक्षपातपूर्ण अगर कोई निर्णय होता है, पक्षपात करता है उसमें, तो भ्रष्टाचार को लेकर के या भाई भतीजावाद को लेकर के ही पक्षपात करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोक प्रशासक पे ये 5 गुणों को लेकर के वो आगे चले हैं। तो इनकी जो है आगे वो की है कि जैसे वस्तुनिष्ठता एक सार्वभौम विचार है। इसमें व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों, विचार, अभिव्यक्तियों, मान्यताओं सभी को छोड़कर समानता, स्वतंत्रता, न्याय सभी पक्षों को स्वीकार्य निर्णय होने लगे। ये वस्तुनिष्ठता एक गुण सर्वसम्मति का गुण है, यह लोक सेवकों में होना चाहिए। दूसरा है सत्यनिष्ठा, दूसरा गुण सत्यनिष्ठा है, जो एक भाव है व्यक्ति वही करे जो सत्य है, यह किसी चीज़ से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से होता है। नेक्स्ट है कि लोगों को भय कारण अपना निर्णय बदलना पड़े। इसमें व्यक्ति किसी लोभ भय के कारण अपना निर्णय नहीं बदलेगा। ठीक है, ओके। करुणा सत्यनिष्ठा में, ठीक है। करुणा दया होना, लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत के विविधताओं और असमानताओं राज्य भी है। अच्छा, विभिन्नताओं और असमानताओं का राज्य भी है। वंचित वर्गों के प्रति करुणा दया भाव रखना एक गुण होना चाहिए सर। लोक प्रशासक, कई बार लोक सेवकों में घमंड हो जाता है, उसे दूर रखें। ठीक है। तटस्थता, इसमें किसी राजनीतिक तटस्थता नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही शासन के प्रति गलत कार्यों के लिए होने, और स्पेस कम है, कुछ लिखा गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित प्रकरणों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये आपने कोटेशन यहाँ तक पढ़नी है। पहले आप अपने सरकारी कार्यालय के अध्यक्ष हैं। आपके कर्मचारियों के आवंटन हेतु कुछ मकान सुरक्षित है, इसके लिए आपको विवेकाधिकार दिया गया है। अपने मकान आवंटित नियमों की एक सूची बनाइए जिसमें सार्वजनिक भी कर दिया गया। आपके निजी सचिव जो आपके अत्यंत करीब है, आपके पास आते हैं और बताते हैं कि आपके उनके पिताजी गंभीर रूप से अस्वस्थ है और इसलिए मकान आवंटन में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऑफिस सचिवालय ने उसके प्रत्यावेदन की जांच की और प्रत्यावेदन में नियमानुसार न पाते हुए वापस कर दिया। संस्तुत किया कि प्रक्रिया नियमानुकूल हो। आप अपने निजी सचिव को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके कार्यालय ने जो प्रत्यावेदन दिया है आपको, उन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, आपसे ये प्रश्न पूछे गए। आप उसे अपने कमरे में बुलाएंगे और उसे बताएंगे कि आवंटन क्यों नहीं हो सकता। उसकी सत्यनिष्ठा पाने के लिए उसे मकान आवंटित कर देंगे। आप कार्यालय आज्ञा अनुमोदन कर यह बताएंगे कि आप कोई पक्षपात नहीं करते। आप संबंध पत्रावली फाइल अपने पास रख लेंगे, कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। आपको 250 शब्दों में इनको एक एक करके लिखना है। लोक प्रशासन में कुछ शक्तियाँ विवेकाधीन भी होती है, परंतु इन विवेकाधीन शक्तियों में सर्वसम्मति, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, स्वतंत्रता, न्याय आदि भी रहनी चाहिए, तभी विवेक। नहीं तो कर्मचारी, जिस अधिकारी के उसमें कोई ऐसा अधिकार है जो उसके विवेक के अकॉर्डिंग है, तो वो कुछ भी कर ले उसके लिए वो ठीक नहीं है। ये चीज़ें, ये गुण होने चाहिए ऐसे विवेकाधीन अधिकार में। किसी कार्य के लिए अगर कोई नियम बनाए गए हैं तो स्पष्ट है कि कार्य उन्हीं नियमों के आधार पर होना चाहिए। इसमें एक पक्ष पूर्व में किए गए निर्णयों का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्या हुआ है पूर्व में उसको भी ध्यान रखना। हाँ, उस व्यक्ति को कमरे में बुला करके नियम कानूनों को दोहराया जाएगा जो सभी के लिए है, और बताया जाएगा कि सार्वजनिक कार्यालयों में भाई भतीजावाद या पक्षपातपूर्ण व्यवहार लोग आगे के लिए गलत होगा। हाँ, अगर वह शर्तों को पूरा कर ले तो उसे वरीयता दी जाएगी, परंतु अभी नहीं। ठीक है। दूसरा था, ऐसा कोई कार्य जो गलत माहौल बनाता हो उसे नहीं करना चाहिए। अगर उसे मकान आवंटित कर दिया तो बाकी कर्मचारियों की निष्ठा व समानता खो देंगे। इसलिए भेदभावपूर्ण पक्ष न रख करके एक नैतिक आचरण की प्रस्तुति करनी चाहिए। आखिर वह भी लोक सेवा में है, ये बातें वह भी भली भांति जानता है।
नहीं उसे मकान आवंटित नहीं किया जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, उसे मकान आवंटित नहीं किया जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देख दिया, उसको नियम कानूनों की पाठ पढ़ा दी जाएगी। ये देखिए उसमें अपने कमरे में बुलाएंगे, यहाँ बुलाएंगे और उसको बताएंगे नियम कानून ये है। दूसरे में निष्ठा पाने के लिए मकान आवंटित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इसका क्वेश्चन दे दिया है आंसर बी। तो सी है, कार्यालय या लोक प्रशासन के कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, इन सभी में सार्वजनिक वित्त शामिल है। लोक प्रशासन में भेदभाव तो कतई नहीं किया जा सकता, इससे बाकी कर्मचारी सहित लोगों का विश्वास शासन पर कम होता है। जो भी कार्रवाई कार्यालय द्वारा की गई है वह सभी नियमों के अनुसार होने पर मैं कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आज्ञा का अनुमोदन करूँगा। होने पर, अब यहाँ से इसका आंसर है मैं कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आज्ञा का अनुमोदन करूँगा। इसमें पक्षपातपूर्ण निर्णय है यह जानना नहीं, बल्कि यह सभी लोक सेवकों का कर्तव्य है। ठीक है। डी, लोक प्रशासन में जिम्मेदारी से भागना मतलब समस्याओं का निदान करना है। उस प्रश्न ये था कि डी में कि क्या उस फाइल को अपने पास रख लेंगे आप, लंबे समय तक दबा लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। लोक प्रशासन में जिम्मेदारी से भागना मतलब समस्याओं का निदान या समाधान से भागना होता है। ऐसे में अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा तो ये बड़े अधिकारियों वो अधीनस्थों के साथ साथ लोगों का सम्मान और विश्वास खो दूंगा। इसलिए समस्या से भागना नहीं बल्कि उसका समाधान निकालना होगा। अभी समाधान वो हो चुका है पहले, जो उसको हम दोहराएंगे नहीं। मैं फाइल को अपने पास नहीं रखूँगा, जो नियमों के आधार पर होगा उसका अनुमोदन कर आदेश पारित करूँगा। ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से ये भी है, तो आप ये प्रश्न पूछ लीजिए, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न वो है, इसके ये प्रश्न है, नोट कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लिटरेचर का देंगे हम, हिंदी साहित्य का, तो बहुत जल्द उसको आपके समक्ष लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।